आया क्या पहले का? ये वाला आया क्या रे? कितना? पहले 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 क्या कर दो, फोर्सेस दिखा दो। पहले क्या कर दो, फोर्सेस दिखा दो। तो कैसे करोगे बोलो? तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेंशन लगेगा। अरे आगे ना, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और आपका ये वाला एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, बराबर है। कॉन्टेक्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है आपका? अलोंग स्ट्रिंग एंड इनवर्ड। तो यहाँ पे लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे, बराबर है। ये टी क्या एक ही स्ट्रिंग है? ऑब्वियसली स्ट्रिंग आपकी क्या होती है? आइडियल होती है। तो टेंशन आपका क्या होता है? पूरे स्ट्रिंग में इक्वली होता है हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा आपका? टी होगा। और आगे ना, यहाँ पे भी टी होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा आपका? टी होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद और कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो ये देखो, ये आदमी इस वेगिंग मशीन के ऊपर खड़ा है, तो इसकी वजह से क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा ना। कहाँ पे? तो ये वेगिंग मशीन को नीचे दबाएगा, तो वेगिंग मशीन पे नीचे नॉर्मल, बराबर है। और इस आदमी के ऊपर कौन सा फोर्स? नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद और कौन सा लगेगा? वेगिंग मशीन लिफ्ट कैबिन पे लगाएगा फोर्स, कहाँ पे? नीचे। तो इसलिए वाला N1। और वेगिंग मशीन कैबिन पे कहाँ पे लगेगा? N1। या तो क्लियर है? और कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स लगेगा? तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है? सिस्टम को अलग कर देना। सिस्टम को क्या कर देना? तो सिस्टम को अलग कहां से करोगे? यहां से अलग होगी ना। अरे यहां से तो सिस्टम अलग होगी आपकी, होगी। तो ये आपका सिस्टम है, मैंने इसको अलग कर दिया। तो सिस्टम को अलग कर दिया, तो सिस्टम में कौन कौन है आपका? कैबिन है, आदमी है, और साथ में वेगिंग मशीन है। हाँ जी, अरे बराबर है ना, बराबर है। तो मेरे को बताओ कौन से फोर्सेस लेके निकलेगा सिस्टम? तो ये टेंशन लेके निकलेगा, ये टेंशन लेके निकलेगा, साथ में ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो देख, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये N1 और ये N1 एक दूसरे को क्या कर देंगे? तो अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा होगा? सिर्फ टी। ये तो इक्विलिब्रियम है ना, तो एक तो टी रहेगा, ये टी रहेगा, और साथ में इसका mg लगेगा ना सिस्टम का। तो सिस्टम का mg कितना है नीचे? कितना? ये 10, ये 10 और ये 50, तो कितना? 70। मतलब कितना? 700 न्यूटन। अभी कर दो ऊपर वाले फोर्सेस इनटू नीचे वाले फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला बोलो कितना है? तो ये n और ये n तो कट ही रहा है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये N1 और ये N1 भी कट ही रहा है, बस बचा कौन सा? ये t और ये t, तो कितना? 2t। और इज इक्वल टू कितना? नीचे वाला कितना? 700। तो आपका t इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 350। ये आपका पहले का आंसर। किसका मैच हुआ था? ठीक है। इसके बाद क्या पूछा आपको? नॉर्मल रिएक्शन पूछा है ना। तो अगर मैं सिस्टम को अगर एक साथ लेता हूं तो आपका ये नॉर्मल और ये नॉर्मल क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। आपको नॉर्मल किसके बीच में निकालना है? वेगिंग मशीन कौन सा नॉर्मल मेजर करेगा? जो आदमी और वेगिंग मशीन के बीच में। आदमी वेगिंग मशीन को नीचे दबाएगा और वेगिंग मशीन आदमी को ऊपर की तरफ दबाएगी, तो वही तो नॉर्मल आपको मेजर करना है ना। तो ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल है, किसके बीच में? आदमी और वेगिंग मशीन के बीच में। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम को एक साथ लेता हूं तो यहाँ पे n निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि ऊपर वाला n और नीचे वाला n क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल क्या हो रहा है? आपके इंटरनल फोर्सेस का काम कर रहे हैं, और हमेशा इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को क्या करते थे वो। तो अगर मैं सिस्टम को अगर एक साथ उठा लेता हूं बाहर, तो ये n और ये n क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। सिमिलरली ये N1 और ये N1 भी क्या हो रहा है? सिर्फ टेंशन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सिस्टम को तोड़ दिया। तो ये वाला स्ट्रिंग दो टेंशन लेके गया और सिस्टम दो टेंशन लेके गया। तो अगर पूरा अगर एक साथ लेता मैं पुली और सिस्टम को, तो देख ये टेंशन इसको काट देता और ये टेंशन इसको काट देता, तो आपका टेंशन भी क्या होता? इंटरनल फोर्स होता, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन मैंने अलग किया ना सिस्टम को, तो अभी ये टेंशन और टेंशन किसका काम कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? चीजें समझ पा रहे हो? तो अगर मेरे को टेंशन निकालना था तो मैंने पुली से सिस्टम को अलग कर दिया, तो अभी मेरे को क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना है ना। तो नॉर्मल निकालना है तो मेरे को इस नॉर्मल को क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल को अलग करना पड़ेगा ना। तो एक नॉर्मल को कैसे अलग करोगे? तो इस आदमी को उठाओ और बाहर निकाल दो। तो चलो आदमी को बाहर निकालोगे तो आदमी कितने कौन से फोर्सेस लेके निकलेगा? जो आदमी के ऊपर लग रहे हैं। तो बोलो आदमी के ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे? ऐसा है ना, बोलो कौन से लगेंगे? कौन सा नॉर्मल? कौन सा? ऊपर वाला, बराबर है। क्योंकि वेगिंग मशीन नॉर्मल आदमी वेगिंग मशीन को नीचे दबाएगा, तो वेगिंग मशीन आदमी को, तो आदमी के ऊपर कौन सा लग रहा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, राइट। ठीक है। और टेंशन ये वाला लगेगा, दिख रहा है?
ये टेंशन, और कोई है? नहीं है, नहीं है ना, तो लास्ट में क्या लगा दो इसका mg। तो सिस्टम की है क्या आदमी की फ्री बॉडी डायग्राम, तो जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हो उसी का क्या कर लो, मास ले लो। तो यहाँ पे किसका ले रहा था मैं, सिस्टम का ना, ये जो ग्रीन कलर में लिया सिस्टम है ना, तो ये कैबिन भी आ रहा था, आदमी भी आ रहा था और वेगिंग मशीन भी आ रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा था 700। अभी कौन है यहाँ पे, तो सिर्फ किसका आएगा, बोलो जी कितना, 500। सबको समझ में आया। और ये भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा आपका, 0। क्या ऊपर वाले इज इक्वल टू, तो n प्लस टी मस्ट बी इज इक्वल टू 500, बराबर है। टी की वैल्यू निकाल दिए, तो n इज इक्वल टू कितना, n प्लस टी कितना 350 इज इक्वल टू 500, तो n इज इक्वल टू कितना 150 न्यूटन। तो कितना दिखाएगा 150 न्यूटन। वो हल्का महसूस करेगा कि भारी महसूस करेगा, करते हो? क्योंकि देखो अगर इस आदमी को अगर मैं ग्राउंड पे रखता, कहां पे रखता मैं, देखो ओरिजिनल वेट आपको कहां पे मिलता है, ग्राउंड पे। ओरिजिनल वेट कहां पे मिलता है आपको, चल देख ये वेगिंग मशीन है, इस वेगिंग मशीन को कहां पे रख देता मैं, ग्राउंड पे। कहां पे रख देता मैं, आदमी को यहां पे खड़ा कर देता, चमका कितना ये वाला अभी भी। अभी उसको आदमी को मैं इस कैबिन के अंदर रखूं या फिर आदमी को मैं ग्राउंड के ऊपर रखूं, उसका मास चेंज होने वाला है क्या, मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं। अरे आगे ना, वैसे आदमी को मून पे रखो या फिर आदमी को अर्थ पे रखो, मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं। मास सही रहेगा, मास है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर, और क्वांटिटी ऑफ मैटर कभी भी चेंज नहीं होता, बट फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी वो चेंज होगा। अर्थ पे रखोगे तो अर्थ की ग्रेविटी अलग होगी, मून पे रखोगे तो मून की ग्रेविटी अलग होगी। अरे समझे कि नहीं समझे? तो उसकी वजह से जो पुलिंग फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसके ऊपर वो चेंज हो रहा है, इसलिए उसका नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। सबको समझ में आए? तो वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, और नॉर्मल रिएक्शन ही उसका वेट बताता है। जब वेट कम हो जाता है ग्राउंड से तो वो हल्का महसूस करता है, और ग्राउंड से जब वेट बढ़ जाता है तो वो भारी महसूस करता है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये हल्का भारी, और देखो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड पे लेके आता हूँ तो ग्राउंड पे क्या होगा, बोलो जी, ये वेगिंग मशीन को कहां पे दबाएगा, नीचे, ये नॉर्मल। वेगिंग मशीन इसको कहां पे दबाएगी, ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन। आदमी को निकाल ले बाहर, तो अगर आदमी को मैं अगर बाहर निकालता हूं तो ऊपर, बोलो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है ये नॉर्मल वेगिंग मशीन का, और नीचे क्या होगा इसका mg कितना है, अरे आगे ना बैलेंस कर दो, n इज इक्वल टू कितना 500। मतलब ये उसका ओरिजिनल वेट है, ये वाला कौन सा वेट है, इसको बोलते हैं W ओरिजिनल। जो ग्राउंड पे वेगिंग मशीन रीडिंग बताता है वो कौन सा वेट होता है, ओरिजिनल वेट होता है। कौन सा वेट होता है, और इससे, इस ओरिजिनल वेट से एपेरेंट वेट, एपेरेंट मतलब ओरिजिनल तो ये है ना, तो जो वो महसूस कर रहा है, जो क्या कर रहा है, वो महसूस कर रहा है या फिर एक्सपीरियंस कर रहा है, उस वेट को हम क्या बोलते हैं, एपेरेंट वेट। जैसे इसको मैंने इस लिफ्ट में लगा, इस लिफ्ट में मैंने रखा, तो इसके ऊपर ये टेंशन फोर्स एक्स्ट्रा क्या हो गया, ऐड हो गया ना। ये टेंशन फोर्स एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से इसका वेट ही क्या हो गया, चेंज हो गया। जो कितना आया 150 आया ना, इसको बोलते हैं एपेरेंट वेट। हालांकि वो 150 का है क्या, वो कितने का है 500 का, लेकिन एक्सपीरियंस कितना कर रहा है, जितना एक्सपीरियंस कर रहा है उतना ही तो लिफ्ट दिखा, ये दिखा रहा है ना वेगिंग मशीन। ये कौन सा वेट हुआ, W एपेरेंट। ये क्या हुआ आपका, W एपेरेंट। तो आज से अगर तुमको पूछा कि वेट क्या है, फोर्स है कि मास है, तो आप क्या बताओगे, फोर्स है। पहली गलती तो यही पे कर बैठते, वेट तुम्हारा मास है। तुम बोलते ना इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है, और बताते बोलते इसका 60 kg उसका 70 kg है, चलो मास बता रहे हो तो क्योंकि हम 10 के फैक्टर से डिवाइड कर देते, होता 600 है, लेकिन 10 से डिवाइड कर देते तो अपना आता कितना है 60। और जब लिफ्ट नीचे आती है ना तब आप हल्का महसूस करते हो, और जब लिफ्ट आपकी ऊपर जाती है तो आप कैसा महसूस करते हो, भारी महसूस करते हो। ऐसा लगता है कोई आपको दबा रहा है, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कब बढ़ता है, नॉर्मल रिएक्शन कब बढ़ता है, जब आप देखो नॉर्मल रिएक्शन, देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ये तो आपका वेगिंग मशीन है ना, ये वेगिंग मशीन है आपका, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे दबाने वाला फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो दबाने वाला फोर्स कितना है, बोलो ये कितना आया था आपका, ये वाला 350 ना, ये 350 आया था, राइट। देखो दबाने वाला फोर्स कौन सा है,
दबाने वाला फोर्स कौन सा, ये नॉर्मल को भूल जाओ, दबाने वाला फोर्स कौन सा है, इसका अपना वेट कितना 500, लेकिन ऊपर की तरफ खींचने वाला कितना है 350, तो नेट फोर्स दबाने वाले कितना होगा, 500 में से 350 निकालो कितना, क्योंकि ये खींचने वाला फोर्स है और इसी फोर्स की वजह से आप हल्का महसूस कर रहे हो। टेंशन नहीं होता तो आप क्या करते, ओरिजिनल वेट महसूस करते, तो आप ना दबा हुआ महसूस करते ना खींचा हुआ, लेकिन जब आप यहाँ पे रखते हो तो दबाने वाला फोर्स कौन सा है, सिर्फ वेट ही तो है ना 500, इसलिए आप नॉर्मल टेंशन कितना है 500, तो ये टेंशन ऐड हुआ ना, इसकी वजह से सब चेंज हो गया। समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ कि ना। अबे तुम्हारे ऊपर एक बच्चा ले लो, उसको ऐसे कंधे पे रख दो, हल्का महसूस करेंगे भारी महसूस करोगे, क्यों, दबा रहा है ना, करते हो ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी क्या एक्सपीरियंस करेंगे। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस इक्विलिब्रियम पे ही, ठीक है। ये स्फीयर है, ये स्फीयर है आपका 10 केजी का, स्फीयर नहीं सिलेंडर है, स्फीयर नहीं, ये वाला क्या आपका सिलेंडर है, ठीक है। और सिलेंडर का ये 2D शेप है, कैसा शेप है, और ये सिलेंडर के ऊपर ये दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर है और दोनों का मास कितना है 10 केजी, दोनों का मास कितना है 10 केजी। तो आपको ये पूछा कि बताओ ये जो आपका इधर का वॉल है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और इधर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, दोनों के बीच में सभी नॉर्मल रिएक्शन पता करना। अरे मेरा समझा क्या, हाँ करो, इसको सॉल्व कर दीजिए, आराम से करेंगे, मेरे को बताते चलो कहाँ पे दिक्कत आती है, एकदम मतलब मैं अभी भी बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, हालांकि जितना पढ़ा है मैं उसको 2 दिन में खत्म कर सकता था, मैं खुद ही नहीं भाग रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो बाकी लोगों का है क्या, ये वाला इस दीवार को कहां पे दबाएगा, इस तरफ ना, ये दीवार इसको कहां पे दबाएगी, इस तरफ, क्या ये वाला इस पॉइंट से और सेंटर से पास होगा, कर्वेचर है, तो ये क्या हुआ आपका N1, राइट। अभी दूसरा वाला क्या होगा, इसके बीच में और ग्राउंड के बीच में निकाल लेते, बोलो क्या होगा, ये वाला ग्राउंड को कहां पे दबाएगा नीचे, ग्राउंड इसको कहां दबाएगा ऊपर, तो ये वाला बराबर है, सेंटर से पास होगा, ये क्या हुआ आपका N2। सबको समझ में है। इसके बाद ये वाला देखो यहाँ पे रैक है, दीवार है, साइड वाली साइड वॉल है, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, दीवार को इस तरफ दबाएगा, तो दीवार इसको कहां पे दबाएगी ऐसे, बराबर है, समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट से पास होगा और इसके सेंटर से N3। सबको समझा जी। इसके बाद इन दोनों के बीच में लगेगा, ये वाला इसको कहां पे दबाएगा इस तरफ, तो इस पे लगेगा इस तरफ, बराबर, तो इसके ऊपर कहां पे लगेगा इस तरफ, ये वाला क्या हुआ N4, ये भी N4। क्लियर है सबको। अभी क्या कर लो, जो अभी ऑब्वियसली आपको पता ही है, ये वाला आपका x एक्सिस और ये वाला आपका y एक्सिस, तो सभी फोर्सेस कहां पे होनी चाहिए, या तो x में या फिर y में, लेकिन जो नहीं है उसको क्या कर लो रिजॉल्व कर लो, तो ये ऑलरेडी y में, ये वाला ऑलरेडी x में, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, तो इसके कंपोनेंट कर लेते। तो कैसे करना है, तो मैंने बोला था जिसके भी कंपोनेंट करने हैं उसका टेल पकड़ लो, वहां से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल आ गया, तो देख लो ये कितना 45, तो ये भी कितना 45, तो ये वाला कितना 45 ना, ये कितना 45, समझे कि नहीं समझे 45, सबको समझा, ये 45 तो ये 45 तो ये 45 तो ये वाला आता है ना सबको करना अभी। चलो इसके ट्रिक भी मैंने बता दिया पहले, तो कितना होगा N3 sin 45 और ये वाला cos 45 ले लो, sin 45 1/√2 आता है, ये क्या होगा आपका N3/√2 और ये वाला भी N3/√2। चमका जी, ठीक है। इसके बाद इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो इसके कंपोनेंट कैसे, तो ये टेल है, ये टेल है ना, यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो बोलो ये 30, तो ये वाला भी कितना 30, तो देख लो ये कंपोनेंट ये और ये वाला एक कंपोनेंट, तो ये क्या होगा cos वाला, तो N4 cos 30 कर लो √3/2 N4 और ये वाला N4/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। हो गए सभी फोर्सेस रिजॉल्व कर दे, लास्ट में लगा दे इसका mg, तो इसका mg नीचे लगेगा कितना किसका 100 और इसका भी कहां पे लगेगा कितना 100। चमका जी, यह तो क्लियर है। अभी ये N4 सेम है,
तो इसके कंपोनेंट एक इधर है, तो इसका एक कहां पे होगा, इस तरफ, और इसका एक नीचे है, तो इसका कहां पे होगा, ऊपर। तो ये वाला और ये वाला सेम रहेगा। तो ये कितना, n4/2, और ये वाला n4। थ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो इसको अलग से देख लो, तो इसको अलग से, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी। ये दोनों इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। तो बोलो क्या होगा पहला इक्वेशन, इधर वाले इज इक्वल टू इधर वाले। तो इधर वाले बोल कौन से n1 और बस एक ही है ना, n1 इज इक्वल टू कितना, √3/2 n4। ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। चमका। दूसरी इक्वेशन ऊपर वाले इज इक्वल टू, इसके ऊपर वाले देखो कौन से। एक तो ये नीचे वाला है और ये वाला ऊपर वाला है। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, n4/2 इज इक्वल टू कितना, 100। क्लियर है जी। ये आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से आपका n4 सॉल्व हो जाएगा कितना, 200 न्यूटन। बराबर है। तो इस n4 की वैल्यू कहां पुट करोगे, यहाँ पे। तो आपका n1 आ जाएगा कितना, √3/2 इंटू कितना, 200। अरे समझेंगे नहीं समझे। तो n1 कम्स आउट टू बी कितना, 100√3। क्लियर है। अभी किसका बनाना है इक्वेशन, इसका। इसके फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। बोलो इधर वाले इज इक्वल टू इधर वाले। तो इधर वाले कौन से, इसके ऊपर ये वाला है, और कौन सा है, और कौन सा, बस एक ही है ना। तो n4, एक उधर वाला कितना बोलो फटाक से, √3/2 दिख रहा है, √3/2 n4। इधर वाला इसके ऊपर देख लो ना, ये वाला जो लग रहा है ना इधर वाला, और कौन सा लग रहा है, इधर वाले जो इधर वाले। तो इधर वाला कौन सा है, ये वाला, और कोई है क्या, नहीं एक ही है ना। इज इक्वल टू कितना, n3/√2। सबको समझा जी, अरे है कि ना। तो ये 2 है, ये √2 है। ये वाला काट देगा इसको, इधर कितना, √2। तो कितना हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3/2 n4 इज इक्वल टू कितना, n3। समझे। ये वाला आपका तीसरा इक्वेशन इसका। चमका भाई, ये दूसरा था ना, ये दूसरा था। अभी क्लियर है। बोलो दूसरा इक्वेशन, इसके ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले। तो बोलो ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले करोगे तो ऊपर वाले कौन से दिख रहा है, इसके ऊपर वाला n4/2। सबको समझ में आया। नीचे ऊपर वाला ये वाला है, प्लस n2, और कोई है क्या। तो ये वाला ऊपर वाला है, ये वाला ऊपर वाला है, और ये वाला भी है, कौन सा, n3/√2। और कोई है नहीं ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाले जोड़े नीचे वाले ना। तो नीचे वाला कितना, 100। सबको समझ में आया। अरे हाँ कि ना, बराबर है। अब जिसकी वैल्यू निकाली, n4 की वैल्यू निकाली ना, वो वहां पे पुट कर देता हूं। क्या, अरे हाँ ये नीचे वाला है ना, इसका तो नीचे वाला है। तो ऑब्वियसली ये इधर चाहिए था, प्लस n4/2। अभी ठीक है, अभी ठीक है। देख इसके ऊपर देखो, ऊपर वाला ये वाला है, ये वाला ऊपर वाला है, नहीं ये वाला उसका है, ये वाला ऊपर वाला है, और ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है, क्योंकि ये तो इसके वाला है ना। तो इसके ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसके ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ये वाला, और ये वाला। अभी क्लियर है। ठीक है। n4 की वैल्यू पता है 200। तो वहां पे पुट करोगे तो n3 कितना आएगा, हाँ, √3/2 इंटू कितना, 200। ये कितना आ जाएगा आपका, कितना ही लिख देता हूं ना, 200√3/2। ये वाला आंसर होगा, राइट। अरे आगे ना। तो चलो ये भी मिल गया अपने को। कौन सा मिल गया, n3 मिल गया ना। तो n3 मिल गया। यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, n3 पता है, n1 पता है, और n4 पता है। तो n4 की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करो तो कितना होगा, 100 प्लस n4 कितना है, कितना, 200/2 कितना, 100। अरे आगे ना, इज इक्वल टू n2 कितना है, निकालना है ना। n3 200 बोलो कितना,
√3/2 बटे कितना, √2। तो देख ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऊपर जाके उल्टा होगा, तो ये हटा देता हूं और इसके बदले क्या लिखता है इधर 2, चलेगा? अरे हाँ कि ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो 200 होगा ना, तो 200 ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये कितना 100, तो -100 √3 इज इक्वल टू n3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। किसका मैच हुआ था तीनों चारों रिजल्ट? कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। फिगर अगर अच्छा बनाओगे तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा, फिगर अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज होगा फिगर में तो पूरा गलत। किसका मैच हुआ? बाकी गलत। मुबारक हो, अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। डायग्राम गलत हुई तो आपका फिजिक्स गलत हुआ, और कैलकुलेशन गलत हुआ तो तुम्हारा मैथ्स गलत हुआ। समझे क्या? मैथ्स गलत हुआ तो चलेगा, फिजिक्स गलत नहीं होना चाहिए अपनी क्लास में। कैलकुलेशन चलता है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं चाहिए। ये बेटा दो, अभी अभी आपको इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम पे क्लियरिटी है क्या? इक्विलिब्रियम वाले मैंने काफी क्वेश्चंस लिए क्लास में, अभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? चलो तो थोड़ा सा हम चलते हैं सेकंड लॉ पे। किसके? न्यूटन्स के। चलो देखो न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है? अभी तक हम फर्स्ट लॉ पे पढ़ रहे थे ना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ बोलो। न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि जो सेकंड लॉ है अपने को क्या देता है? क्वांटिटी ऑफ फोर्स। क्या देता है? क्वांटिटी देता है। पहला लॉ क्या देता था? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। पहले लॉ में हमने पहली बार फोर्स को क्या किया था? हमने डिफाइन किया था ना। अभी उसको डिफाइन किया था पर उसको अभी मेरे को क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा ना, उसकी स्थिति में क्वांटिटी कितनी आती है, तो वो कौन देता है मेरे को? सेकंड लॉ, बराबर है? तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटी के बारे में, किसकी? फोर्स की, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, बराबर है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब भी फोर्स लगता है, एक तो पता है आपको इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया क्या करता है? इनिशियल स्टेट ऑफ, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन, इसको क्या करता है? वो कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू न्यू। स्पेलिंग गलत हुआ क्या? अभी बराबर है? हाँ, ये क्या करता है? कंटिन्यू करता है इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन। इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन मतलब, अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या होता है आपका? वेलोसिटी। तो ये क्या हुआ आपका एक्चुअली में? यू हुआ। ये क्या हुआ आपका? यू हुआ। तो एक्चुअली में ये क्या चाहता है? इनर्शिया ये चाहता है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज हो ही ना, उसको होने ही नहीं देता। चेंज होने देता है क्या? अरे है कि ना? मतलब किसको अपोज करता है? चेंज को अपोज करता है। इनिशियल वेलोसिटी को कंटिन्यू रखना मतलब चेंज को अपोज करना, एक ही चीज हुई ना। तो कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि इनर्शिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए, और दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोलते हैं इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से उसकी इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन में आने वाले परिवर्तन को अपोज करता है। नहीं समझ में आया? इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन में आने वाले परिवर्तन को अपोज करना मतलब ही क्या है? इनर्शिया। अरे परिवर्तन जो चेंज आ रहा है उसको अपोज करेगा तभी तो इनिशियल वेलोसिटी कंटिन्यू करेगा ना। समझा क्या? अरे है ना? तो इसी को दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोलते हैं अपोजेस चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या है? वेलोसिटी। स्टेट ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी।
सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना, ये आ रहा है क्या इसमें? हाँ हाँ। सबको क्लियर है? और इसी इनर्शिया को, इसी इनर्शिया के अगेंस्ट में कौन काम करता है? फोर्स। इसी इनर्शिया के अगेंस्ट में कौन काम करता है? फोर्स। तो हमने हमने डिफाइन किया था कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करता है, किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी बॉडी में जो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन है उसको क्या करता है, वो कैरी आउट करता है। उसको क्या करता है, वो कैरी आउट करता है। ठीक है, मतलब किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन सा फैक्टर होता है? ये फोर्स। कौन होता है? फोर्स। सबको समझ में आए? तो इसको हम क्या बोलेंगे बोलते हो? ये क्या करेगा? ये अपोज करता है ना चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को। ये क्या करता है? फेवर। फेवर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तुमको समझ पा रहे हो क्या? अरे हाँ कि ना, या तो क्लियर है सबको? मतलब ये क्या करेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी तो इसको चेंज करके ये क्या करेगा, फाइनल वेलोसिटी कर देगा। या तो डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या फिर दोनों चेंज करेगा। अरे ना, और वो जो चेंज करता है वो कौन होता है? आपका फोर्स। और यही फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और उसी एक्सेलरेशन को हम आगे जाके क्या डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी के साथ उसने, सॉरी टाइम के साथ उसने किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को कैसे चेंज किया, ये कौन बताता है मेरे को? फोर्स, या फिर फोर्स ने जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया वो। सबको समझ में आया? या तो क्लियर है क्या सबको? तो अभी इसी फोर्स के बारे में मेरे को यहाँ पे पढ़ना है। ये तो मैंने डिफाइन किया था ना, तो इस फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी, है ना? तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया, बराबर है। और उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आपका फोर्स जो होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चेंज इन पी। क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्या होता है आपका चेंज इन। तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उस बॉडी का कितने क्वांटिटी से मोमेंटम चेंज हो रहा है। उस बॉडी का कितने क्वांटिटी से मोमेंटम, मोमेंटम मतलब समझते हो, उसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? तो कोई अभी जैसे दो बॉडीज है सपोज, अभी आपको बता देता हूं ना मतलब कैसे। ठीक है, ये आपकी एक बॉडी है, ये कार है, ये वाली क्या है, कार। ये आपका क्या है, ट्रक। अरे है कि ना, इसका मास छोटा है, इसका मास आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये बड़ा मास, ये इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम। इसकी वेलोसिटी मान के चलो यू है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू है। सबको समझ में आया? मेरे को बताओ किसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी? अभी क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब क्या होता है, मोमेंटम। देखो क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब क्या होता है, ये जो पी होता है ना, पी, ये पी मतलब ही क्या होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। आपको बताइए, इसी को बोलते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो किसी भी बॉडी के पास जो क्वांटिटी होगी मोशन पे, क्वांटिटी होगी मोशन की, उसको हमने किससे डिनोट किया, पी से। किससे रिप्रेजेंट किया उसको, पी से, बराबर है। तो मोमेंटम मेरे को ये बताता है कि वो जो बॉडी है वो कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस कर रही है, कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन। और किसी भी बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है और इसके बाद उसकी वेलोसिटी पे। तो लेट से मान के चलो ये कैसे पता चला, तो आपका जो ये होता है ना एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम क्या, जिसकी हम क्या कर रहे, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्वांटिटी निकालने की कोशिश करिए। तो किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर पता करना है तो वो जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का कितने क्वांटिटी से मोमेंटम चेंज हुआ है या फिर कितने क्वांटिटी से उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज हुई है। अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज हुआ तो ज्यादा फोर्स लगा, कम क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज हुआ तो कम फोर्स लगा। सिंपल सी बात है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं टाइम जीरो पे बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, और ये भी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना, सबको समझ में आया क्या? या फिर मैं नंबर देता तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये कितना है, 100 केजी। ये कितना है, 1000 केजी। ये कितना है, होता है ना ट्रक 1000 केजी के आसपास। एक टन होता है ना, 2-4 टन तो होता ही है।
डिस्कशन कहाँ पे स्टार्ट होता है देखो, मतलब कहाँ पे शुरू होता है डिस्कशन देखो। अभी साला आप ये पढ़ेंगे कि साला ट्रक भारी होता है कि कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। हाँ ठीक है, तो मेरे को बताओ किसको अभी दोनों को रोकना है मेरे को, किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स मतलब क्या होता है? जो चेंज को क्या करता है, अपोज करता है ना। अरे कि ना, तो मान के चलो मैं इसको भी रोकना चाहता हूँ और इसको भी रोकना चाहता हूँ। इसकी इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी अरे वेलोसिटी होता है स्टेट ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स, मैग्नीट्यूड इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स मैग्नीट्यूड, क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है? पक्का? तो ये जो वेलोसिटी में चेंज लेके आता है, ये कौन लेके आता है? फोर्स लेके आता है कि इनर्शिया लेके आता है? इनर्शिया तो चाहता है कि ये 10 मीटर पर सेकंड चेंज कभी हो ही ना, ये तो इनर्शिया चाहता है ना। किसका इनर्शिया ज्यादा है? इनर्शिया मतलब अभी ये तो पढ़ाया था क्या होता है, मास ना। इसका मास ज्यादा तो इसका इनर्शिया ज्यादा, इसका मास कम तो कौन जल्दी चेंज नहीं होने देगा? जिसका इनर्शिया ज्यादा है। अरे इनर्शिया तो है जो चेंज नहीं होने देता ना, जिसका इनर्शिया ज्यादा वो चेंज नहीं होने देगा, वो पूरा दम लगा देगा कि ये साला चेंज ना, इसकी 10 मीटर पर सेकंड ही स्पीड रहे पॉजिटिव एक्स में। अरे हाँ कि ना, लेकिन अपोज कौन करता है? फोर्स। तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अपोज करना है तो मैं क्या करता हूं, अपोज करना है ना। किसको अपोज करना है? अपोज नहीं करना है, चेंज करना है, फेवर करना है। अबे फोर्स क्या करता है? अरे फोर्स अपोज करता है ना चेंज को। तुम लोगों की वजह से हो रहा है। अरे फोर्स क्या करता है? फोर्स तो परिवर्तन लेके आता है ना। देखो फोर्स परिवर्तन लेके आता है मतलब चेंज, परिवर्तन मतलब PARVI ये नहीं होता, चेंज। परिवर्तन मतलब चेंज, फोर्स चेंज लेके आता है, और है कि ना। और इनर्शिया चेंज को अपोज करता है। अभी क्लियर है? तो मेरे को बताओ, अगर इसकी मेरे को स्टेट चेंज, अब ये मोशन में, तो मैं इसकी स्टेट चेंज कर रहा हूं, मोशन टू रेस्ट। कहां पे चेंज कर रहा हूं मैं? मोशन टू रेस्ट। मतलब पहले मोशन में था, अभी मैं इसको कहां पे लेके आऊंगा? रेस्ट में। पहले मोशन में था, उसको कहां पे लेके आऊंगा मैं? तो ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस परिवर्तन को अपोज कौन करेगा? इनर्शिया। इस परिवर्तन को फेवर कौन करेगा? अभी समझा? अरे आगे ना, कौन ज्यादा अपोज करेगा परिवर्तन को, ये कि ये ज्यादा अपोज करेगा ना, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है ना। फोर्स कहां पे ज्यादा लगानी पड़ेगी? अगर मेरे को इसको भी रेस्ट में लेके आना है, इसको भी रेस्ट में लेके आना है, तो फोर्स कहां पे ज्यादा लगानी पड़ेगी? पक्का? चलो मैंने यहाँ पे अंबुजा सीमेंट रखा, ये अंबुजा की दीवार रखी, यहाँ पे मैंने अंबुजा की दीवार रखी, ये इसको अंबुजा की दीवार को जाके टक्कर मारा, ये भी अंबुजा के दीवार को, ये रुक गया। फाइनली दोनों रुक गए ना। तो दीवार तो टूटने वाली है ही नहीं, ऐसा बताया ऐड में है कि नहीं? ऐसा ऐड में बताया गया, तो ये टूटेगी तो नहीं ना दीवार, अरे ना। तो जब ये टक्कर मारेगा तो वहां पे कॉन्टेक्ट लगेगा, धड़ाक से जाके टक्कर मारेगा, तो ये दीवार को टक्कर मारेगा उस तरफ, तो दीवार इसको टक्कर मारेगी, मतलब इसके ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा? ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अरे लगेगा, अरे लगेगा। तो ये फोर्स लगा F1, ये फोर्स लगा, इधर भी लगेगा, कहां पे? इस तरफ, ये फोर्स लगेगा F2। कौन सा बड़ा? मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे को यह बताना था कि आपका मोमेंटम सच में मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
हालांकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसकी भी वेलोसिटी 10 से 0 हो रही है, इसकी भी वेलोसिटी, साला चेंज तो सेम ही है, 10 to 0, 10 to 10 का ही चेंज है ना वेलोसिटी में। अरे हाँ जी ना, 10 का ही चेंज है, तो साला चेंज तो सेम ही है स्टेट ऑफ मोशन में, तो फोर्स भी सेम रहना चाहिए था, क्योंकि फोर्स ही है जो क्या करता है, इस चेंज को अपोज करता है ना। तो जब आपका इसका वेलोसिटी 10 से 0 चेंज को फेवर करता है, चेंज को फेवर करता है, चेंज को क्या करता है, तो इसका भी चेंज 10 to 0 हुआ और इसका भी चेंज, और ये चेंज किसने करके लाया, फोर्स ने करके लाया। तो जब फोर्स ने करके लेके आया और चेंज अगर सेम ही है वेलोसिटी में, तो सारा फोर्स भी तो सेम लगना चाहिए था ना, और तुम ही लोगों ने बताया फोर्स अलग लगता है करके। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा था, इसका इनर्शिया इसने ज्यादा अपोज किया, इसने कम अपोज किया किसको, चेंज को, और फोर्स ने चेंज करवा के लाया। तो जहां पे ज्यादा अपोजिशन होगा वहां पे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, जहां पे कम अपोजिशन होगा वहां पे, तो यहाँ पे कम फोर्स लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है और इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन में ज्यादा चेंज हुआ, कम चेंज हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन में ज्यादा चेंज हुआ। देख डेल्टा बी अगर निकालता हूं पहले वाले केस में, देखो पहले वाले केस में डेल्टा बी मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, बोलो फाइनल, बोलो फाइनल कितना हो गया, ये तो रुक गया ना, मोशन टू रेस्ट ना, तो फाइनल कितना 0, 100 इंटू 0। मोमेंटम मतलब क्या था, मास इंटू वेलोसिटी ना, फाइनली मास कितना है 100 और वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल 100 इंटू 10, चेंज कितना, ये तो गया कितना, अरे हाँ कि ना, यूनिट क्या होगा, यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया, ये पहले वाला का चेंज हुआ डेल्टा P1। अरे समझेंगे नहीं समझेंगे, अभी क्या निकालना है आपको, डेल्टा P2, बोलो कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा आपका 0, इनिशियल 1000 इंटू 10 कितना, माइनस 10,000। तो ये डेल्टा P2 है ना, तो जहां पे चेंज ज्यादा वहां पे फोर्स ज्यादा, जहां पे चेंज कम वहां पे फोर्स, इसमें चेंज है 1000 का, इसमें चेंज है 10,000 का, तो फोर्स कहां पे ज्यादा होगी, कहां पे फोर्स ज्यादा होगी, ट्रक पे। सबको समझ में आया, इसलिए हमने बोला कि F इज डायरेक्ट रोल्ड क्या होता है, डेल्टा P, बराबर है। पर डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू डेल्टा V, और डायरेक्ट रोल्ड क्या हो जाएगा आपका M इंटू डेल्टा V, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो मैं मतलब एक तो केस क्या है, मैंने मास अलग लेके चला, वेलोसिटी सेम लेके चला, दूसरा केस क्या कर सकता हूँ मैं, मास सेम लेके चलता हूँ और वेलोसिटी अलग लेके चलता हूँ। और हाँ कि ना, तो अभी मैं दोनों कार ले रहा हूँ, दोनों क्या ले रहा हूँ मैं, कार, ये कार है और ये वाली आपकी दूसरी कार, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, इसका मास है 100 केजी, इसका भी मास है 100 केजी। दोनों पहले क्या थे, मोशन में, मेरे को दोनों की इनिशियल स्टेट क्या थी, मोशन। अभी दोनों को क्या करना है, मेरे को रेस्ट में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार डाल दो, इधर भी वो, और दूसरा वो सीमेंट है ना, वो कौन सा है, भांगड़ है ना। चलो फालतू भी का पब्लिसिटी करते, पहले अपना यूट्यूब पे जा रहा है। हाँ हाँ देखो, अब ये इसको टक्कर मारेगा, इस पे फोर्स कहां पे लगेगा, पीछे, इस पे भी फोर्स कहां पे लगेगा, पीछे, ये F1, ये वाला F2, बराबर है। इसका चेंज आ रहा है, 10 वेलोसिटी कितनी होगी 0, इसकी 20 वेलोसिटी कितनी होगी 0, चेंज बोलो डेल्टा P1 कितना, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो फाइनल तो 0 है ना, इनिशियल बोल फटाक से 1000 कितना माइनस, ये आता है ना कैलकुलेशन, इसके बाद डेल्टा P2 बोल फटाक से कितना, 0 माइनस कितना, 0 माइनस 2000 ना, चलो गुड।
कितना, कहाँ पे ज्यादा चेंज आएगा? हालांकि अभी दोनों का मास सेम है तो दोनों का इनर्शिया सेम है, तो जो चेंज को अपोज कर रहा है कौन करता है? इनर्शिया। तो अपोज करने वाला जो फैक्टर है वो सेम है ना, लेकिन जो चेंज करने वाला है वो क्या आ रहा है? अलग आ रहा है, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम था, इसका वेलोसिटी। ये प्रूव हो गया कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है, और किसी का वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है। इसलिए आपका मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और फोर्स है जो क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या करता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम को क्या करता है? फेवर करता है, अरे ना। और इनर्शिया चेंज इन पी को, तो जितना ज्यादा डेल्टा पी होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। इसलिए हमने क्या बोला? फोर्स इज डायनामिक डेल्टा पी। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? एक और सिचुएशन अभी देखते हैं टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, देखो। करोगे? ये है क्या? नहीं, टावर नहीं, वो स्विमिंग पूल के ऊपर नहीं रहता, वो डाइविंग बोर्ड। क्या बोलते उसको? डाइविंग बोर्ड। हाँ, इसने जो बोला वो इसने जो बोला वो ठीक है। क्या डाइविंग पूल बोला ना उसने? चलता है मतलब वही बोलते उसको। हाँ चलो, ये देखो पहले क्या था? स्विमिंग पूल खाली था। स्विमिंग पूल कैसा था? अपना खाली था, ये खाली था। अबे खाली था तो पानी कहां से निकालो? मती है क्या? हाँ, स्विमिंग पूल पहले क्या था? खाली था। एक आदमी आया और इसने जंप लगा ली। बराबर है? अभी ये जंप लगाएगा तो यहाँ पे आके ऐसा आएगा, अबे थोपड़ा फूटना अलग है, पैर टूटना अलग है। कैसे भी फूटेगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई? बहुत फर्क पड़ता है। हाँ देखो, ये गिर जाएगा, अरे गिरेगा ना, यहाँ पे आके ऐसे गिरेगा, इधर से इसके पैर टूट गए, ऐसे ये ऐसे गिर गया यहाँ पे। ये यहाँ पे आके गिर गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे ना, ये पहली सिचुएशन है, क्या आपकी पहली सिचुएशन। आपको बस बताना फोर्स कौन से केस में ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा केस देखो। स्विमिंग पूल को मार दिया, स्विमिंग पूल को फिर से वाला आपका कौन सा पूल ले रहे? डाइविंग पूल, मैं भूल जाता हूँ नाम। ठीक है, अभी इसमें पानी भर जाए ऐसे कुछ हाइट तक। ठीक है, नहीं अभी भी सीधा ही खुदा, पहले इसने देखा फिर वाला सीधा आया। ठीक है, फिर पहले कहां पे गिरेगा? पहले यहां तक आएगा ना ऐसे, और आगे ना फिर अंदर से जाएगा ऐसे, बराबर है। और फाइनली ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, फाइनली वाला ग्राउंड पे पहुंचेगा। चमका क्या? और आगे ना ऐसे, हाँ ठीक है। अरे आगे ना, अभी मेरे को बताओ, अभी जो फोर्स लग रहा है इसकी इनिशियल स्टेट क्या थी? यहां से रेस्ट में था, और आगे ना यहां से ये मोशन में आया। क्यों मोशन में आया? ग्रेविटी लगा ना, पड़े है ना, तो ग्रेविटी इसको मोशन में लेके आया। इसके बाद क्या होगा? ये मोशन है, फिर से यहाँ पे रेस्ट में आया। ये रेस्ट में कौन लेके आया?
ऐसे नॉर्मल लगा ना, कितने समय के लिए नॉर्मल लगा बताओ? और एक इंस्टेंट के लिए। कैसे लगा, कितने समय के लिए? अरे कितने समय के लिए? ये ऐसा है, ऐसा कर रहा है फट से, कितने समय में नॉर्मल लगा? कितने समय के लिए लगा? सबको समझ में है? तो यहाँ पे जो फोर्स लगा मतलब ये नॉर्मली है, जिसने क्या की इसकी स्टेट कहां से कहां पे चेंज की, क्योंकि फोर्स ही है ना जो स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, चेंज करता है। अबे हाँ बोल कितना, तो इसकी कहां से कहां पे चेंज हुई स्टेट? मोशन टू सबको समझ में आया? और आगे ना, तो ये जो समय है जिस समय के लिए नॉर्मल लगा, कितने समय के लगा? 0.001 सेकंड। सबको समझ में आया? तो इस केस में ये मैंने रीडिंग ले लिया नॉर्मल 1। ये कैसा पता चलेगा नॉर्मल कम लगा ज्यादा लगा? पैरों की अवस्था देख के पता चल जाएगा। अरे पैरों की अवस्था देखे, जिसके टूट गए वहां पे ज्यादा लगा, जिसके नहीं टूटे वहां पे दूसरा केस। इसने क्या किया, स्विमिंग पूल भरा हुआ था उसमें जंप किया, तो मेरे को बताओ यहाँ पे भी नॉर्मल लगा। ये यहाँ पे लेके आया था रेस्ट में, ये पहले यहाँ पे क्या था रेस्ट में, ये मोशन में आया, कौन लेके आया? ग्रेविटी। अभी ये मोशन से फिर से इसमें किस में लेके आया? रेस्ट में, कौन लेके आया? नॉर्मल। तो ये N2, ये वाला कौन सा? इसने भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज की, कहां से? मोशन टू रेस्ट। लेकिन फोर्स कहां पे कम लगा? N2 कहां पे? ये N1 बड़ा होगा कि N2 बड़ा होगा? N1 बड़ा। पैर कहां ज्यादा दुखेंगे? पेन यहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे पेन ज्यादा होगा? यहाँ पे ना, यहाँ पे लगेगा क्या? फील ही नहीं होगा, बहुत कम फोर्स लगेगा। अरे आगे ना, तो ऐसा क्यों हुआ? चलो मोमेंटम तो सेम चेंज हुआ। यार देखा कि यार इसको जब रुकना, ये जो रुका ये डायरेक्ट फ्लोर पे गिरा ना, इसे फट से रुक गया। अरे हाँ कि ना, फट से ऐसे रुक गया ना। लेकिन जब पूल था भरा हुआ था ऐसा आया, फट से आया और धीरे धीरे जाके रुका। अरे हाँ कि ना, धीरे धीरे रुका ना। अरे रुका कि नहीं रुका? तो मेरे को पता है यहाँ पे रुकने का समय कितना था। मतलब इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है, मोशन इसका चेंज परिवर्तन कहां से कहां पे है? मोशन टू रेस्ट। यहाँ पे भी परिवर्तन मोशन टू रेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो परिवर्तन आया मोशन टू रेस्ट, ये कितने समय में आया? और यहाँ पे जो परिवर्तन आया मोशन टू रेस्ट कितने समय में आया? 1 सेकंड कम से कम। इतना भी देर नहीं जाता, 10 सेकंड लगेंगे, बहुत हो गया, 1-2 सेकंड लगेंगे। तू फेंक सकता है इसको, तू फेंक सकता है, तो खिड़की के बाहर फेंक देना। नाली है उधर, नाली स्विमिंग पूल पे गिरा ना, नाली में गिरेगा। हाँ, यहाँ पे कितना लगेगा समय? 1 सेकंड। साला इसमें देखा कि यहाँ पे जो परिवर्तन कौन लेके आता? फोर्स ना। यहाँ पे भी परिवर्तन मोशन टू रेस्ट है, यहाँ पे भी परिवर्तन मोशन टू, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हुआ 0.0001 सेकंड में, यहाँ पे परिवर्तन हुआ। साला इधर परिवर्तन का टाइम ज्यादा है, इस बार परिवर्तन का टाइम, जहां पे टाइम ज्यादा है वहां पे फोर्स कम है, जहां पे टाइम कम है वहां पे फोर्स। तो इसलिए एक और इसमें ऐड कर दिया कि साला आपका जो फोर्स होता है, ये दोनों को सिचुएशन पे ये क्या कि यार आपका जो फोर्स होता है जो परिवर्तन को लेके आता है, जो परिवर्तन को लेके आता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी होता है, ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। कि ये जो मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज होगा तभी तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। क्या कर रहा है भाई? वो इसे घुमा रहा है, क्या करते हैं क्लास में, समझ में नहीं आता। अरे सुन बराबर। तो एक तो फोर्स डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम पे, जो मैंने इधर बताया 2 सिचुएशन लेके, और साथ में ये जो फोर्स होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मोमेंटम चेंज हुआ या फिर जो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई उसको कितना समय लगा। समय ज्यादा तो फोर्स कम
तो समय ज्यादा, समय कम तो फोर्स, मैं सेमी चीज बोला क्या? समय कम तो फोर्स ज्यादा, समय ज्यादा तो फोर्स, तो ये तो इनवर्स रिलेशन है ना, इसलिए हमने रेसिप्रोकल में लिखा। किसमें लिखा? क्या पहली बार फोर्स की क्वांटिटी निकाल रहे हैं? क्या न्यूटन भाई साहब के पहले किसी ने फोर्स पता किया था? किया था क्या? नहीं ना, ये पहली बार कर रहे हैं ना। हाँ, तो एट इस टायर की क्वांटिटी क्या है आपका? डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। पहली बार डिफाइन कर रहे हैं तो पी इज क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के इनटू क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। और जब भी कोई चीज पहली बार डिफाइन करते, कब करते? पहली बार। इसके पहले ये क्या है? पी क्या हो गया? फोर्स। इसके पहले कभी फोर्स निकाला था क्या? जब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े तभी तो फोर्स पढ़ा ना, कि पहले पढ़ लिया था? पहले कब पढ़ा था बे? तो 9वीं में तो वो पढ़ा था फोर्स, बता दे वो कुछ नहीं होने वाला तेरा। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। पहली बार फोर्स पढ़ रहे हो, तो जब भी कोई क्वांटिटी पहली बार पढ़ते तो उस क्वांटिटी में ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ये हमेशा क्या होता है? 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1। इसलिए आपका F इक्वल हो जाता है चेंज इन P बटे, और इसलिए न्यूटन भाई साहब ने बोला कि फोर्स जो होता है आपका और कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है ये मेरे को बताता है कौन? फोर्स। कौन बताता है मेरे को? फोर्स। इसी को उन्होंने आगे सॉल्व किया। इसी को उन्होंने क्या किया? आगे सॉल्व किया। तो आगे सॉल्व करने के बाद पता चला कि साला फोर्स का फार्मूला m इंटू ए होता है। तो F इज क्या हो जाएगा? ये चेंज इन P, चेंज इन P क्या होता है आपका? P फाइनल माइनस P इनिशियल बटे कितना? ये डेल्टा टी मान के चलो T है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो F इज कितना? बोलो P फाइनल m इंटू V फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी बटे क्या जाएगा आपका? T। तो F इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? m बाहर निकलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मान के चलते कि आपका मास चेंज नहीं हो रहा है। मास चेंज होता है क्या? लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें मास चेंज होता है, जैसे रॉकेट ऊपर भेज दो रॉकेट तो वो गैस निकलती रहेगी ना, उसका जो फ्यूल है वो जलने लगता है। तो फ्यूल जलने लगता है तो फिर फ्यूल जल के गैस क्या होती है आपकी? बाहर निकलती है। तो वो तो लॉस हो रहा है ना, फ्यूल जल के वो तो सराउंडिंग में जा रहा है ना, तो मास कम होगा कि नहीं होगा? जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और है ना, तो मास कम होने की वजह से ही उसके ऊपर एक फर्स्ट फोर्स लगता है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ अपनी स्पीड बढ़ाता है। तो वो हम कहां पे बढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास में। वो आ जाएगा आपका हायर मैकेनिक्स में। अभी फिलहाल के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं? कुछ भी हो जाए मास कांस्टेंट है। मास क्या है? तो ये कांस्टेंट मास वाला केस है, और एक आता आपका वेरिएबल मास वाला, जब मास चेंज होता है। वो कहां पे बढ़ेंगे हम? रॉकेट वाले केस में। ठीक है, मेरा फेवरेट पार्ट है वो। हो सकता है कूदने का मान हो उस वक्त, तो क्या आ जाएगा? V माइनस यू बटे क्या आ जाएगा आपका? T। लेकिन हम एक चीज पढ़े काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी, V इज क्या होता है आपका? U प्लस AT। क्या सब पढ़े हो? 9th में भी पढ़े हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो V माइनस यू इज कितना? A इंटू टी। तो यहाँ से आ जाएगा V माइनस यू बटे T इज क्या आ जाएगा आपका? A। क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये M इंटू A। और यही आपका क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ, जिससे मेरे को पता चलता है कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो मास के ऊपर और साथ में एक्सेलरेशन के ऊपर। तो फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम। क्लियर है क्या? इसको उतार दो, कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो।